कंपटीशन अड्डा में आज का लेक्चर जो है तो स्मृतियाँ, जैसा कि वेद अपने कंप्लीट हो चुके हैं, उपनिषद हो चुके हैं और पूरी तरीके से धीरे धीरे भारतीय ज्ञान परंपरा से लेकर के और आज स्मृतियों तक अपन आ चुके हैं। धीरे धीरे इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आप सब लोगों को एक जानकारी यहाँ पर ये समझनी है कि जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा होगा कि जो ईएसबी के एग्ज़ाम होने वाले हैं वो उसमें एमपीजी के मस्ट कर दिए कि आपको क्वालिफाइंग जरूर करना पड़ेगा। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। मतलब 20 क्वेश्चन, यदि 100 नंबर का पेपर है तो 20 क्वेश्चन एमपीजी के आएंगे, जिसमें से 10 नंबर पासिंग मार्क के होंगे, 10 सही होने ही चाहिए। इस तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको एमपीजी के और एमपीपीएससी से संबंधित प्री, एमपीपीएससी ओनली प्री से जो 2027 में आने वाली है उसकी तैयारी एक सीक्वेंस वाइज तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आज अपने लेक्चर में शुरुआत करते हैं स्मृतियों की। अब देखो, स्मृतियां सबसे पहले समझना है कि ये शब्द क्या है। स्मृति मतलब याद रखने वाली चीज, और जो वेद थे वो जो लिखे गए थे उनको ऋषि मुनियों ने याद किया और उसके तहत एक नियम बनाए कि समाज किस तरीके से चलेगा। जैसे वर्तमान में आप देखते हो कि भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अनुसार समाज जो है तो अपना चलता है। उसी तरीके से वैदिक काल में स्मृतियों के अनुसार नियम कानून बनाए गए थे कि उस तरीके से समाज जो है तो चलेगा। तो मतलब ये बुक है कुल मिलाकर के समाज के एक, जैसे अभी वर्तमान में आपने डीपीएसपी पढ़े, ठीक है, मौलिक अधिकार जानते हो और बहुत सारे आर्टिकल आप समझते हो। उसी तरीके से उस समय पर स्मृतियां थी और उसमें समाज के एक नियम और कायदे लिखे हुए थे कि नियम कायदे ये हैं। उनका एक साइंटिफिक रीजन है। आप यदि एमपीपीएससी का जब मेंस पढ़ोगे तो उसमें एक सब्जेक्ट मिलेगा समाजशास्त्र। उसमें बहुत अच्छी चीज़ें समाजशास्त्र में लिखी हुई है कि किस तरीके से जो नियम बनाए गए उनका परिणाम क्या है और वो क्यों बनाए गए, और उन नियमों का यदि आप पालन नहीं करते हो तो उसके दुष्परिणाम क्या क्या होंगे, जो वर्तमान में आपको समाज में देखने को ही मिल रहे हैं क्योंकि उन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। तो स्मृतियों में केवल फैक्ट आप यहाँ मेरे सामने देख सकते हो कि मैंने जितने फैक्ट है पूरे फैक्ट लिख रखे हैं, ताकि यदि मैं कोई भी ऐसे याद करके भी बोलूं हल्की फुल्की गलती भी ना हो, उस तरीके से पूरे फैक्ट आपके सामने लिख करके रखे हैं। इनको अंत तक समझना बहुत अच्छे से है। जब आप अच्छे तरीके से समझोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए, स्मृतियां मुख्य रूप से यदि मेन स्मृतियों की संख्या देखी जाए तो मुख्य रूप से कितनी स्मृतियां हैं? 18 है। ठीक है, आप एक स्मृति का नाम बहुत चर्चा में रहता है, बहुत सुना होगा, आप लोगों ने मीडिया में सुना होगा, राजनीतिक दलों द्वारा सुना होगा। उस स्मृति का नाम है मनु स्मृति। मनु स्मृति एक आचार संहिता बनी हुई थी। अच्छा, एक बात आप लोग नहीं जानते होंगे और काफी लोग जानते भी हो सकते हैं इस बात को कि जो हिंदू कोड बिल बना, जैसे वर्तमान में यूसीसी कानून लाने की बात हो रही है, तो जब हिंदू कोड बिल बन रहा था तब पहला अमेंडमेंट भी हुआ था। तो वो जो हिंदू कोड बिल की जो धाराएं लिखी गई थी ना, वो दाय भाग आगे आएगा। जिमुति वाहन ने जो लिखा था एक नियम, हिंदुओं के विवाह नियम, हिंदुओं के संस्कार नियम जो थे, तो दाय भाग से संबंधित बहुत सारी चीजें उसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और उसी को डाला गया था बहुत सारी चीजें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को समझते हैं, अच्छे से ध्यान देते हैं। बस पेशेंस रखिएगा, लास्ट तक बने रखिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तभी आपको इस चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ पाएंगी। और आधा अधूरा देखेंगे, थोड़ी बहुत देखेंगे तो 2-3 चीजें समझ में ही आएंगे। लास्ट में आप डिसाइड करिए कि आपको कुछ फैक्ट मिले कि नहीं मिले। देखिए, 18 प्रमुख स्मृतियां हैं, उनमें से 18 की 18 स्मृतियां याद जरूर होनी चाहिए। याद मतलब बिल्कुल आपके दिमाग में होनी चाहिए कि यदि आप स्तंभ नाम आता है तो आप स्तंभ एक स्मृति है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। देखिए, सबसे पहले मनु स्मृति। कौन सी? मनु स्मृति। फिर याज्ञवल्क्य स्मृति, उसके बाद नारद स्मृति, नारद के बाद है पराशर स्मृति। ठीक है, नारद के बाद कौन सी है? पराशर स्मृति। फिर बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, देवल स्मृति, अत्रि स्मृति, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अत्रि स्मृति, हारीत स्मृति, औसनस स्मृति, अंगिरा स्मृति, यम स्मृति, व्यास स्मृति, दक्ष स्मृति, गौतम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, आपस्तंभ स्मृति, वेरी मोस्ट, और संवर्त स्मृति। अब देखो, अब आप कहोगे सर ये इतनी स्मृतियां याद कैसे होंगी? देखो, याद करने के 2-3 तरीके, जैसा जिसको जैसा याद होता हो। पहला तरीका है कि कम से कम 3-4 बार इसको पढ़ो। जब आप 3-4 बार पढ़ोगे इसको तो आपके टंग में या आपके ये मना स्थिति में ये नाम बिल्कुल आसानी से समझ में आने लगेंगे, नाम आसानी से बोलने लगोगे आप। उसके बाद आप इनको लिखो, तो लिखोगे तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होने लगेंगे।
उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात एक यहाँ पर है कि जैसे ही सुबह जगो तो आप सीधे सीधे मोबाइल मत चलाओ, क्योंकि वो खेल रहता है डोपामाइन का। पहले ही आपने मोबाइल चलाया, शॉर्ट्स वीडियो देखे, तो डोपामाइन आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा रिलीज हो गया। अब उतना जो ये कंपनियां या जो लोग इतना अच्छा कंटेंट आपके सामने रख देते हैं कि आपका फिर डोपामाइन उसी लेवल पर चाहिए। और जब आप ऐसे वीडियो देखते हो तो डोपामाइन इसके लिए कम रिलीज होता है, क्योंकि इसमें आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, जब खुद का दिमाग लगाओगे तो डोपामाइन कम रिलीज होगा और मन कम लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई आसान है और टफ है बहुत ज़्यादा। यदि इतनी ही आसान होती तो हर घर में कलेक्टर होते, और इतनी ही टफ होती तो कोई भी कलेक्टर नहीं होता। लेकिन बस खेल किसका है? सब डोपामाइन का खेल है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इनको याद करने के लिए 3-4 बार आपको रिवाइज करके देखिए इसको और पढ़िए। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, देवल स्मृति, अत्रि स्मृति, हारीत स्मृति, औसनस स्मृति, अंगिरा स्मृति, यम स्मृति, व्यास स्मृति, और व्यास के बाद है आपकी दक्ष, दक्ष के बाद है गौतम, और गौतम के बाद है वशिष्ठ स्मृति, आपस्तंभ स्मृति और संवर्त स्मृति। ये तो हो गई टोटल 18 इंपॉर्टेंट स्मृति, जो कि सीधा क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सी स्मृति है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्टों के लिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि ये 18 प्रमुख स्मृति, मतलब मुख्य रूप से जो बहुत सारी स्मृतियां हैं उनमें से 18 प्रमुख हैं। अब आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि पद्म पुराण में स्मृतियों की संख्या कितनी बताई गई है, तो आपको याद होना चाहिए कि 32 है, 36 है, 44 है, 48 है, ये याद होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आएगा वृद्ध गौतम में स्मृतियों की संख्या कितनी बताई गई है, वीर मित्रोदय में कितनी बताई गई है, तो ये आपके सामने लिखा है। पद्म पुराण में स्मृतियों की संख्या बताई गई है 36। पद्म पुराण के अनुसार टोटल स्मृतियों की संख्या कितनी है? 36 है। बात समझ में आ गई कि पद्म पुराण के अनुसार टोटल स्मृतियों की संख्या कितनी है? 36 है। वृद्ध गौतम के अनुसार स्मृतियों की संख्या कितनी है? 56 है। ठीक है, वृद्ध गौतम के अनुसार स्मृतियों की संख्या कितनी है? 56 है। आगे बढ़ो, वीर मित्रोदय के अनुसार स्मृतियों की संख्या 57। तो आप ये याद रखिएगा कि पद्म पुराण ने स्मृतियों की संख्या 36 बताई है, वृद्ध गौतम ने 56 बताई है, और वीर मित्रोदय ने 57 स्मृतियों की संख्या जो है तो बताई है। तो आपको क्या याद रखना है? 36, 56 और 57। 36 किसकी है? पद्म पुराण की है। वृद्ध गौतम में कितनी है? 56 है। वीर मित्रोदय में कितनी बताई गई? 57। तो ये 3 बातें याद रखिएगा कि पद्म पुराण के अनुसार स्मृतियों की संख्या 36, ठीक है, उसके बाद वृद्ध गौतम के अनुसार स्मृतियों की संख्या 56, और वीर मित्रोदय के अनुसार स्मृतियों की संख्या कितनी है? 57 है। अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट स्मृति है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मनु स्मृति स्पेशल रूप से देखते हैं। तो मनु स्मृति का निर्माण कब हुआ था? तो मनु स्मृति का निर्माण हुआ था शुंग काल में। यह क्वेश्चन आ चुका है कि जब मनु स्मृति लिखी गई थी, जब मनु स्मृति लिखी गई थी तब वो कब लिखी गई थी? जब शुंग काल का समय था। आपने इतिहास पढ़ा होगा तो शुंग काल के समय में मनु स्मृति का निर्माण किया गया था। ठीक है, उसके बाद मनु स्मृति में कितने प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है? अब दास आप लोग समझते हो कि मनु स्मृति में कितने प्रकार के दास, आप लोग समझते हो कि अमेरिका इतना महान देश, इतना बड़ा देश है, लेकिन दासों की मुक्ति सबसे बाद में अमेरिका में मिली है। उसके पहले बहुत सारे देशों में दासों को मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, तो मनु स्मृति में 7 प्रकार के दास बताए गए हैं। कितने प्रकार के दास? सीधे सीधे ये फैक्ट टू फैक्ट याद रखना है कि मनु स्मृति में कितने प्रकार के दास बताए गए हैं? 7 प्रकार के दास किसमें बताए गए हैं? मनु स्मृति में। अब यहां पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनु स्मृति में का निर्माण कब हुआ? शुंग काल में। बकाया जितने भी स्मृतियां हैं पूरी की पूरी स्मृतियों का निर्माण हुआ है गुप्त काल में। कब हुआ है? गुप्त काल में। केवल मनु स्मृति है जिसका निर्माण शुंग काल में हुआ है, बकाया सभी स्मृतियों का निर्माण कब हुआ है? गुप्त काल में हुआ है। तो बात यहां तक समझ में आ गई कि केवल मनु स्मृति ही एकमात्र ऐसी स्मृति है कि जिसका निर्माण शुंग काल में हुआ है, बकाया जितनी भी सारी स्मृतियां हैं, ठीक है, ये जितनी भी सारी स्मृतियां आपने पढ़ी इन सब का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। देखिए यहां से क्वेश्चन तैयार हो गया अपना कि शुंग काल में किस स्मृति का निर्माण हुआ है? तो आंसर उसका सही हो जाएगा, मनु स्मृति में शुंग काल का निर्माण हुआ है। और गुप्त काल में बकाया जो भी स्मृति पूछी गए, अत्रि पूछे, विश्वामित्र पूछे, औसनस पूछे, तो सब किस काल में निर्माण हुआ है? पूरी की पूरी स्मृतियों का निर्माण आपका गुप्त काल में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब जो विष्णु स्मृति है, ये जो स्मृतियां यहाँ आपने पूरी पढ़ी,
अब याद रखिए यहाँ क्वेश्चन, विष्णु स्मृति जो है वह केवल गद्य शैली में लिखी हुई है। शेष इतनी बहुत सारी जितनी भी स्मृतियां हैं वो सभी पद्य शैली में लिखी हुई है। एक यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विष्णु स्मृति एकमात्र ऐसी स्मृति है जो कि गद्य शैली में लिखी हुई है, और बकाया जितनी भी स्मृतियां हैं, जितनी भी बनी वो सब पद्य शैली में है। मान लो कि शुंग काल में जो स्मृति का निर्माण हुआ मनुस्मृति में, वो किस शैली में है, तो वो आपकी किस शैली में होगी, पद्य शैली में होगी। बकाया जो विष्णु स्मृति और औसनस स्मृति, बकाया ये जितनी भी स्मृतियां हैं, नारद स्मृति, ये सब स्मृतियां आपकी किसमें हैं, गद्य शैली में इनका निर्माण हुआ है। तो बात क्लियर हो गई, आगे बढ़े। चलिए अब आ गई आपकी नारद स्मृति। ऐसा नहीं है कि केवल मनुस्मृति थी उस समय, मनुस्मृति के बाद नारद स्मृति और मनुस्मृति में अंतर भी है। नारद स्मृति दासों की मुक्ति का विधान बताने वाली, उस समय गुप्त काल में दासों की मुक्ति का विधान बताने वाली स्मृति का नाम कौन सा है, तो गुप्त काल में दासों की मुक्ति का विधान बनाने वाली स्मृति का नाम है आपकी, ये आपके सामने है नारद स्मृति। नियोग प्रथा, पुनर्विवाह की अनुमति, जो मतलब जो उनका सिद्धांत बना, तो पुनर्विवाह की अनुमति का जो सिद्धांत किस स्मृति में दिया गया, तो उस स्मृति का नाम है आपकी नारद स्मृति। तो नारद स्मृति में मुख्य रूप से तीन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक नियोग प्रथा, दूसरी पुनर्विवाह की अनुमति, और पहला जो मैंने पहले बताया था आपको कि दासों की मुक्ति का विधान जो है तो नारद स्मृति में बात कही गई। ठीक है, उसके बाद अब कुछ किताबें हैं, कुछ किताबों के नाम, उनके रचनाकार का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। स्मृति चंद्रिका पुस्तक के रचयिता कौन है, देवण भट्ट हैं। देवण भट्ट किसके रचयिता है, स्मृति चंद्रिका पुस्तक के रचयिता है। आचारादर्श किस पुस्तक के रचयिता हैं, श्री दत्त उपाध्याय जी, जो आचारादर्श पुस्तक लिखी। ये कुछ नई पुस्तकें हैं, इनको याद रखना है, अब ये पेपर में आने लगी हैं। आचारादर्श पुस्तक के लेखक श्री दत्त उपाध्याय। पाराशर माधव पुस्तक के लेखक मध्वाचार्य। दाय भाग, ये वेरी मोस्ट, इसको वेरी मोस्ट लिख लीजिए, हिंदू कोड बिल के समय इसका बहुत उपयोग किया गया। दाय भाग पुस्तक के लेखक जिमूत वाहन। ठीक है, तो दाय भाग पुस्तक के लेखक कौन है, जिमूत वाहन है। स्मृति तत्व पुस्तक के लेखक हैं रघुनंदन। स्मृति तत्व पुस्तक के लेखक कौन है, रघुनंदन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। स्मृति चंद्रिका पुस्तक के लेखक देवण भट्ट, आचारादर्श पुस्तक के लेखक श्री दत्त उपाध्याय, पराशर माधव पुस्तक के लेखक माधवाचार्य, दाय भाग के जिमूति वाहन और स्मृति तत्व के रघुनंदन। तो ये पूरी की पूरी आपकी जो स्मृतियों से संबंधित क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। स्मृतियां जितनी भी थी वो पूरी की पूरी कंप्लीट करवा दी गई। इसके बाद अगला जो अपना पॉइंट आने वाला है वो टॉपिक है संस्कार का। तो संस्कार आपको घर से पढ़ करके आना है, पहले पूरे 16 के 16 संस्कार पढ़िए और यहाँ आकर के आप संस्कारों को समझ लीजिए, और धीरे धीरे चलते हुए 3-4 महीने में MPPSC प्री 2027 और ESB में आने वाले एग्जामों के लिए GS आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। और सबसे जरूरी सूचना ये है कि जो वीकली करंट अफेयर्स का आज शाम को आपको वीडियो अपलोड होगा, और साथ में उस वीडियो को जरूर देखते जाए, नोट्स बनाते जाए, ताकि करंट अफेयर्स का जो वेटेज बढ़ चुका है वो करंट अफेयर्स आपका अभी से ही हमेशा के लिए तैयार होता रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।